सभी को नमस्कार। फिर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 7 के जो जियोग्राफी के बुक हैं और चैप्टर आप 7 देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो है 6 चैप्टर का वीडियो हूबहू किताब में जैसे आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में ये लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अध्याय 5 में पढ़ चुके होंगे कि जो पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। अगर आपने अध्याय 5 नहीं पढ़ा हुआ है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे आपको जो है अध्याय 5 का भी वीडियो मिल जाएगा। कहता है जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चढ़ने के लिए घास न हो और फसलों उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन जीना जो है वो कठिन हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए पीने के लिए जल नहीं होगा, मवेशी के चढ़ने के लिए घास नहीं होगा, फसल के उगने के लिए भी जल नहीं होगा, तो ऐसे स्थान पे कोई भी जीव जो है संभव नहीं है उसका जीवन वहाँ पे आराम से चले। सबसे पहले हम लोग यहाँ शब्दावली रेगिस्तान का बात करेंगे कि रेगिस्तान क्या है। जैसे कि आप चैप्टर में देखते हैं रेगिस्तान में जीवन, तो यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च तथा निम्न ताप एवं विरल वनस्पति होते। कहने का मतलब रेगिस्तान एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आपको पूरा सूखा हुआ प्रदेश, शुष्क प्रदेश मिलेगा और यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, या तो सबसे ज़्यादा उच्च तापमान होगा या निम्न तापमान होगा, या तो उच्च तापमान होगा या तो निम्न तापमान होगा, क्योंकि इस जगह पे जो बालू होती है वह तुरंत ही धूप में तुरंत ही वो गर्म होकर उच्च तापमान बनाते हैं और जैसे जैसे धूप जो है कमते जाती है, माइनस होते जाती है, तो यह जो है निम्न ताप यानी ठंडा भी उसी अनुपात में होते जाती है। इसलिए यहाँ पे जो है रेगिस्तान में उच्च ताप एवं निम्न ताप दोनों देखने को मिलते हैं। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जो अत्यधिक कष्टकारी तापमान में हमें जीना सिखा चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान अभी भी आग की तरह गर्म हैं और कुछ बर्फ की तरह ठंडे भी हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होता है, विरल वनस्पति मिलेगी और चरम सीमा पे जो है आपको तापमान देखने को मिलेंगे। तो तापमान के आधार पर ही रेगिस्तान या तो ठर्म या तो गर्म या तो ठंडा हो सकता है। तो चलिए इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहाँ लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं और रहने भी लगते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपको सहारा रेगिस्तान। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाली बालू का टीला है और किसी जगह जहाँ जल हो गया वहाँ पे लोग भी बसते होंगे। तो कहता है गर्म रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए तो चलिए देखते हैं कि जो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले जो सहारा रेगिस्तान का पता लगाइएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह रेगिस्तान है। तो जो सहारा रेगिस्तान है वह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान है। बहुत ही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान कौन सा है, सहारा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल कितना है इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये जो है 8.54 लाख है में फैला हुआ। यदि आपको भारत का क्षेत्रफल का जानकारी मिले, अगर जानकारी है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और उसका अगर 1/4 कर दिया जाए उतना में जो है सहारा रेगिस्तान अकेले हैं। तो सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। जो सहारा रेगिस्तान है वो आपको क्या है कि पूरे 11 देश से चारों तरफ मिलके मतलब 11 देश से घिरा हुआ है। उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ये देश है। तो ये देश है आपको अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो आप लोग क्या करना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है, तो 11 देशों से घिरा हुआ है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य जो है आ जाता है, क्योंकि रेगिस्तान रेत से ही शब्द बना है। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, बल्कि वहाँ बजरी के मैदान और नम चट्टानी सतह वाले
उत्थित पत्थर पठार पाए जाते हैं। अब देखिए, रेगिस्तान का मतलब हम लोगों के दिमाग में क्या आ जाता है, रेत का आ जाता है, लेकिन सहारा मरुस्थल जो है वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है कि बजरी का एकदम मैदान है, जैसे आपको जो है पत्थर टाइप से बजरी होता है इतना बड़ा बड़ा, उस टाइप का मैदान, और नग्न चट्टाने सतही वाली उत्तीर्ण पत्थर के पाए जाते हैं। ये चट्टाने सतही कुछ स्थानों पर 250 मीटर से भी अधिक ऊंची है, यानी कि इसमें जो है लेयर बाय लेयर ऐसे जो है सतह बना हुआ है, न कि ये बालू का टीला बना हुआ है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो आपके बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी के पुस्तक में। कहता है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा और भरा मैदान था। सहारा की जो गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ एवं मगरमच्छ जो है पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। कहने का मतलब है कि वहाँ जो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि उसे बहुत शुष्क और गर्म प्रदेश बना दिया, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो गया, आज सहारा रेगिस्तान जो है बना हुआ। नहीं तो यह पहले एक हरा भरा मैदान हुआ करता था। और ये रहा आपका सहारा मरुस्थल, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे, ये वाला भाग जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, तो ये हो गया आपको सहारा। और आप जैसे कि हम बोले थे कि 11 देश, तो देखिए अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, सूडान है, चाड, नाइजर, माली, मोरितानिया, पश्चिमी सहारा। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही दिया हुआ है, और भी छोटे छोटे देश होंगे जो ऊपर हम आपको 11 बता दिए, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करेंगे जलवायु का। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या आप जानते हैं, तो सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के जो दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में 57.7 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया था। तो सबसे जो हाईएस्ट हमको लगता है अधिक तापमान 1922 में यहाँ पे 57.7 डिग्री जो है तापमान मापा गया था। अब हम बात करेंगे सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म व शुष्क। देखिए, कभी कभी क्या होगा कि आपके स्क्रीन पे छोटा दिखाई देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों उंगली से उसको जूम कर लेना है, आपको स्क्रीन पे फिट कर देना है, तो वो स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। चलिए, जैसे देखिए इसको हम स्क्रीन पे फिट करेंगे, तो आप भी लोग भी जूम करके स्क्रीन पे उसको फिट कर सकते हैं। तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म व शुष्क है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है, तो याद रखना है गर्म एवं शुष्क है। ठीक है, यहाँ की वर्षा ऋतु जो है अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं नॉर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से जो है वाष्पित ही हो जाती है। एक अविश्वसनीय रूप से गर्म भी होते हैं। दिन के समय लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है पहुंच जाता है, जिससे रेत व नग्न चट्टानें काफ़ी अधिक गर्म जो है हो जाती है, और फिर इसके ताप के विकिरण होने से चारों ओर सब कुछ जो है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब रात होती है तो यहाँ पे अत्यधिक ठंड होती है, तापमान गिरकर हिमांक बिंदु से लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है पहुंच जाता है। यानी आप देखेंगे कि दिन के समय तापमान 50 डिग्री पहुंच जाता है, और वही रात के समय में जब ठंडी होती है तो हिमांक 0 डिग्री पर है आपको पहुंच जाती है। अब वनस्पति एवं प्राणी जात कि जो सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में आपको कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया जो है पाए जाते हैं, और यहाँ कुछ स्थानों पर जो मरुद्यान खजूर होता है उसके पेड़ भी से घिरे हुए हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे यानी कैक्टस दिखेगा, खजूर के पेड़ दिखेगा, और एकेसिया भी दिखेगा, जहाँ पे आपको ज़्यादा रेगिस्तान होगा। और बताए थे कि कुछ क्षेत्रों में पानी होने के कारण वहाँ जो है पेड़ भी लगते हैं, तो जो मरुद्यान खजूर है जो रेगिस्तान में ही होते हैं, उस पेड़ से भी आपको घिरे हुए दिखेंगे। देखिए जैसे ये आपको दिख रहा होगा। तो एक और चीज़ है कि ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू,
सांप की विभिन्न जातियां एवं छिपकली यहाँ क्या है, प्रमुख जीवन है। फिर हम आप लोग हम अब चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियाँ के कंकाल भी मिले। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपके अनुसार ये क्या हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे ऊँट, लगरबग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप के विभिन्न जातियाँ जो है पाई जाती है और एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव है। तो कुछ वैज्ञानिकों को यहाँ पे सांप का भी क्या हुआ है, कंकाल मिला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग। लोग के बारे में क्या दिया हुआ है कि जो सहारा रेगिस्तान है कि कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी मात्रा में जो है भारी वस्त्र पहनते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि आप जानते हैं जब रेत को पवन उड़ा के ले जाती है तो वह गर्त बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्वान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्वान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलाटेट मरुद्वान ऐसा है, एक विशाल मरुद्वान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से अब जो है परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वहाँ तेल की अत्यधिक अब मांग हो रही है और तेल वहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस क्षेत्र में प्राप्त जो महत्वपूर्ण खनिजों में आपको अब लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम भी शामिल है। कहते हैं कि सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग बनाए गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहा है। तुआरेग लोग जो है विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन जी रहे हैं और वहाँ तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे शब्द की उत्पत्ति। एक शब्द आता है लद्दाख। लद्दाख शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश, यानी पर्वतीय दर्रा वाला देश। कौन सा हो गया? लद्दाख। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक और चीज़ है, क्या आप जानते हैं? इसको भी देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास जो है यानी लद्दाख में अवस्थित है। कहता है जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा क्या है? रेगिस्तान है। आप 7.4 में चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों का महाखड्ड यानी गॉर्ज का निर्माण करती है और लद्दाख में अनेक हिमालय है जैसे ग्रेंगी हिमालय। अब बात करेंगे लद्दाख के ऊंचाई कारगिल से लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई का वायु परत पतली होते जाती है जिससे सूरज की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता जो है वहाँ पे महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री से ही कुछ अधिक होता है एवं रात में तापमान -30 डिग्री तक नीचे चला जाता है। ये आपको लद्दाख का
है। कहता है कि शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंड हो जाता है, तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता, चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में जो है पाया जाता है, स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूरज का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूरज की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या चीज़ दिया उसको समझने की कोशिश। अगर यह जानकर आपको होगा कि सूरज की धूप में आप अगर इस तरह बैठते हैं कि पैर छाया में हो, अब मान लें आप बैठने रहें तो पीठ जो है आपको, अगर मान लीजिए सूरज पड़ रहा है तो उसका छाया जो है पैर पे हो, तो आपके पैर जो है छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। कहता है लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। ये भी आप लोग ध्यान में दीजिएगा। अगला है, क्या आप जानते हैं कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। चलिए अब हम वनस्पति एवं प्राणी जगत देखेंगे। शायद वनस्पति और प्राणी जगत हो चुका है, 2 बार आ गया है क्या? नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ उच्च सूक्ष्मता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इसमें जो है आपको रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी है। इनमें से कुछ पक्षी जो है आपको प्रवासी भी है। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते जो है पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए होता है। अब लोगों की चर्चा करेंगे तो क्या आप जानते हैं, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी विल्लो पेड़ की लकड़ी से जो है बनाया जाता है। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या तो आपको बौद्ध मिलेंगे। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ जैसे हेमिस, थिक्से से व लमायुरु है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो है जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। वे केवल घर एवं खेती में काम ही नहीं करते बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानों को भी संभालती हैं। उसके बाद है कि लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य के दर्रों के बारे में जानते हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो जो आपको NH है, NH 1, वो आपको कहाँ से कहाँ जोड़ता है? तो आपको लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ता है। ठीक है, वो आपको कश्मीर तक जाती है। तो यानी लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या आप जानते हैं? ये तो ज़रूर नोट डाउन करते चलिएगा। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से होके गुजरता है। पहला रोहतांग, बड़ा बाचा, लुंगा नाचा और टंगलंग। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है।
जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यह जुलाई से कब, सितंबर के बीच में ही खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। अब हम इसको देखेंगे मुख्य क्रियाकलाप में क्या करें कि यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक जो है यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदान एवं हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटकों का आकर्षण बन चुका है। अब जो आधुनिकीकरण हो चुका है, तो आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन बनाना सीख लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इसका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया हुआ, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, और जो बच्चे तेज बच्चे होंगे वो इन 5-6 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है, आपके इस कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने क्लास 7 की जो NCERT पुस्तक है हमारा पर्यावरण, उसको 7 चैप्टर को जो है आज ख़त्म कर चुका हूँ। अब हम अगले चैप्टर, अगला जो है क्लास 6 या 8 का जो है ज्योग्राफी का लेके आऊँगा, या आप लोग कमेंट करिए कि कौन से विषय का जो है कौन से क्लास का कौन से सब्जेक्ट का जो है चैप्टर लेके आऊँ हूबहू किताब की तरह। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।